I don't mean the pair of physical eyes. So then what am I referring to? Yes, you would have guessed it right. This is known as the Jnana Chakshu or the inner eyes. See, when we don't have the ability to see the world, the outside world, with our so called physical pair of eyes, then the life is full of challenges. No doubts about that. But I believe that even more troublesome is that scenario in which a person is gifted with a pair of eyes and he's having the inability to see the higher dimensions of life. And that's what I call as moving around in the world with eyes tightly closed. Krupendra, may I request, sorry to interrupt you, there is a request from the participant to also use Hindi, maybe a mixed language. Okay. Go ahead. Go ahead. सो हमारे जो ये अंतः चक्षु या ज्ञान चक्षु होते हैं, ये एक मेंटल कंपास के जैसे काम करते हैं। ये हमें नेविगेशन में लाइफ में काम आते हैं। और अगर अंतः चक्षु ही हम बंद करके अगर भटकेंगे इस जगत में, इस माया जगत में, तो ये तो नेचुरली है कि हम कई बार वी विल स्टम्बल, वी विल ट्रिप ओवर एंड वी विल रिपीटेडली फॉल डाउन, राइट? हम कई बार गिरेंगे, टकराएंगे और उसके बाद संभलेंगे और ऐसा ही जीवन चलता रहेगा, यात्रा हमारी। और एक बात ये भी है कि जब हम आंखें बंद रखते हैं अपनी अंतर चक्षु, तो जो हमारे चारों तरफ अंधकार रहता है, उस अंधकार का ये प्रभाव होता है कि छोटी छोटी मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं वो हमको बहुत मैग्नीफाइड प्रतीत होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े बड़े हर्डल्स हैं। ये सब तब होता है जब हमारे अंतः चक्षु खुले नहीं होते हैं प्रॉपरली, हमने हायर डायमेंशंस ऑफ लाइफ को अनुभव नहीं किया होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने ये संस्कृत श्लोक का भी पाठन किया था, इसका अर्थ बहुत सुंदर है और अभी मैं आप लोग के सामने इसके अर्थ को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता हूं। इसमें कहा जा रहा है कि हे गुरु तत्व, मैं आपको प्रणाम करता हूं या करती हूं, क्योंकि आप आध्यात्मिक ऊर्जा के पुंज हैं और सर्वोच्च ज्ञान के अनंत सागर हैं। आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि रखिए। आपकी कृपा दृष्टि से मैं जब जब अंधकार रूपी माया जाल में फंसूंगा, तब तब आप अपने स्नेह शलाका से और ज्ञान रूपी काजल से मेरे अंतः चक्षु को खोल देंगे। सो ब्यूटिफुल दिस संस्कृत श्लोका इज। बाय द वे, शलाका जो इसमें वर्ड यूज हुआ है, उसका अर्थ होता है इट्स लाइक दैट पेंसिल जिसकी निब है वो बहुत जेंटल होती है, ब्लंट होती है, पॉइंटेड नहीं होती है, और उसको हम आंख में काजल लगाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आंख का मतलब अंतः चक्षु है। इट इज सो इम्पॉर्टेंट to open our inner eyes to the higher dimensions of life. Having said that, I now take this opportunity to express my gratitude for Shri Harman G. Patel. Sir, he's the founding trustee of Yuvalai, a non-profit, non-governmental organization which is having an objective to increase or enhance the life skills or soft skills amongst the youth, right? So that there is an overall personality development. मैं सिंसियरली थैंक्स मेरा जाता है मेरे डियर फ्रेंड चिन्मय जी को भी, और निराली और पूरी युवालय टीम। एक्चुअली आप सब लोगों ने मुझे आज एक ये अवसर दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए, और जो मुझे विषय दिया गया है आज, सक्सेस विद इनर फायर, दिस इज सच अ रेलेवेंट and such a vast topic that I wonder that how I'm going to encapsulate all what I want to say in one session.
maybe the management trustee can think of giving me another session as a follow-up. Maybe we can have a question and answer round in our next session. So let's move on. I request all the audience to listen to me with open heart and open mind. And it is very important that your mind is open and heart is open, because what you are going to listen is probably going to be life transforming. So please give your undivided attention now. Okay, sit back and relax and just listen to what I'm going to say. Friends, success is a very mysterious term. ये सक्सेस है, ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री होती है और इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। पर मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि व्हाट इज सक्सेस एक्चुअली? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए सक्सेस? व्हेन डू वी कॉल समवन सक्सेसफुल? हम सफलता के क्या मानदंड रखते हैं लोगों के लिए, और क्या हमारे माथे के ऊपर कोई स्टिकर लगाता है कि ये फलाना व्यक्ति सक्सेसफुल है और कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है? Who is the right person to declare someone as successful? Is it our friends? Is it our family? Or is it the world, the strangers out there? Who is the right judge? तो ये सारे क्वेश्चंस के कोई भी करेक्ट और स्पेसिफिक आंसर्स नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का इस दुनिया में सफलता या असफलता को देखने का नजरिया या दृष्टिकोण उसके खुद के जीवन के अनुभवों पे आधारित होता है। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो लोग सफल हैं जिनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, राइट? पर क्या ये सच है? The amount of wealth does not guarantee the happiness of mind or the quality of life. आपके पास हेड टू टो अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी एक्सेसरीज होंगी, आप एक पैलेशियल बंगलोज में रहेंगे, आपके पास बड़ी बड़ी व्हीकल्स कार्स होंगी या चार्टर्ड जेट होगा, बट डज इट गारंटी दैट यू विल लीव अ ब्लॉसम्ड लाइफ? नो। इनफैक्ट हमने ऐसा देखा है कि लोग अपनी युवा अवस्था में और अपनी मिडिल एज में ये धन एकत्रित करने में या वेल्थ एक्यूमुलेट करने में इतने ज्यादा अपने आप को झोंक देते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को और अपनी रिलेशनशिप्स को दांव पे लगा देते हैं, और फिर वो अपना बचा वो जो जीवन है, आगे का जो जीवन है, वो उस जो इकट्ठा किया हुआ जो उनका पैसा है उनको उसमें उसको लुटाना पड़ता है फिक्स करने में। अपनी हेल्थ में जो इश्यूज हैं, उनके रिलेशनशिप में जो इश्यूज होते हैं, उसको फिक्स करने में उनका बाकी का जीवन चला जाता है। दिस इज एन आयरनी। और भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि सफलता तब आती है जब हमारे को पावर हो, पॉलिटिकल पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर, सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, राइट? बट इस सफलता के इस दृष्टिकोण में भी कुछ इश्यूज हैं मेरे नजरिए से देखें तो, क्योंकि पावर पाने से पहले और पावर पाने के बाद हर वक्त हर क्षण व्यक्ति में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि उसकी कुर्सी हिल ना जाए, कोई उसका पावर छीन ना ले। और इतना ही नहीं, जब उसका पावर चला जाता है, कोई भी पावर परमानेंटली रहता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिनायल मोड में रहते हैं। Definitely this is not the kind of success which we aspire for, isn't it? And then there are people who think that success comes when we become very famous. जब हमारे इंस्टाग्राम में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हमारी बहुत बड़ी फैन फॉलोअर्स हैं, या हमको बहुत सारे अवार्ड्स या रिकग्निशन मिले हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। क्योंकि कई बार हम देखते हैं
कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस पा लेता है तो वो व्यक्ति अपने मन को संभाल नहीं पाता है और असहज हो जाता है. सो दे लिव इन आर्टिफिशियल लाइफ, समथिंग लाइक अ हिपोक्रिटिकल लाइफ. उनके सारे रिलेशनशिप्स थोड़े शैलो होते हैं. लाइक यू नो व्हाट आई मीन टू से, एक शो ऑफ वाला एक आर्टिफिशियल लाइफ. फ्रेंड्स, इन सब डिस्कशन के बाद हम एक कोई फैक्टर मिस आउट कर रहे हैं, है कि नहीं? भले ही हमारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, बहुत सारा मटेरियल पोजेशंस हो, बहुत फेम हो, स्टेटस हो, पावर हो, सब कुछ हो, मगर अगर हमारा मन हमेशा प्रसन्न ना हो, if we don't maintain a pleasant state of mind, then what is the use of all these things? It is all in vain, isn't it? And that is what we, as according to me, the real criteria of success is the mind in which there is three kinds of inner fire which is ignited. ये तीन तरह की जो इनर फायर्स हैं वो एक मन में होनी चाहिए, प्रज्वलित, और तभी मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति सफल व्यक्ति है. इसके बारे में ये कौन सी तीन तरह की इनर फायर्स हैं उसमें मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, पर पहले आप सबको एक स्टोरी सुनाता हूँ. राइट? आर यू ऑल रेडी? यस. So once upon a time there was a young little boy, और उस छोटे से बच्चे को किंडरगार्टन में स्कूल से निकाल दिया गया. क्यों? क्योंकि वो क्लासरूम में उसका रोना बंद ही नहीं होता था. तो जो उसके टीचर्स थे उन्होंने सारे ट्रिक्स ट्राई कर लिए, जितना भी उनको आता था एक बच्चे को चुप कराने के जो ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स ऑफ द टाउन, पर उसके बावजूद they could not pacify him. So the principal and the well-wishers, they politely approached the parents, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया पेरेंट्स को कि आप क्यों ना कंसिडर करें अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन देने का, या तो फिर उसको एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूशन क्लास में डालने का. एट दैट टाइम हिज मदर, वो जो छोटा बच्चा था उसकी माँ ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया, और सबके विरुद्ध में जाके कि नहीं, बिकॉज वो उसकी मदर है, वो उसके बच्चे का मन समझ गई थी, और उसने ऐसा डिसीजन लिया कि मैं मेरे बच्चे को होम स्कूलिंग दूंगी कुछ सालों तक. मतलब कि मैं किसी भी फॉर्मल स्कूल में नहीं भेजूंगी, और तब तक नहीं भेजूंगी जब तक मैं खुद ही अश्योर ना हो जाऊं कि इस बच्चे के मन में एक फायर नहीं प्रज्वलित हो गई है. एंड दैट फायर इज नोन एज द फायर ऑफ पैशन. अगर इस बच्चे के अंदर मैंने एक पैशन जगा दिया, कोई भी नया सब्जेक्ट पैशन के साथ लर्न करने का, उसके बाद ही मैं इसको एक फॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगी. और ऐसा ही हुआ. उस बच्चे का जब स्कूल में फॉर्मल स्कूलिंग में एडमिशन हुआ तो सब लोग दंग रह गए कि कंसिस्टेंटली उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स एक के बाद एक बढ़ती गई. ब्रिलियंट ही वाज प्रूविंग ईच ईयर इन हिज करिकुलम. क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में उसको साइंस में 100 में से 100 मार्क्स आए. क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में साइंस स्ट्रीम में उसने पूरा गुजरात टॉप किया. और फिर उसका जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ निर्मा यूनिवर्सिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में, तो वहां पे भी उसने हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशंस हासिल की. और थ्रू आउट हिज इंजीनियरिंग he was conferred with very prestigious Dhirubhai Ambani undergraduate merit-based scholarship. Friends, उस बालक ने, अब वो यंग मैन बन चुका है, तो that young man then he was placed in Tata Consultancy Services TCS कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान. और TCS आप लोग जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 आईटी सर्विसेज कंपनी में गिनी जाती है. वहां पे भी उसका जो ये विनिंग एटीट्यूड है विनर का, वो चालू रहा. और उसके 8 वर्षों के कार्यकाल में
उसके एम्प्लॉयर्स द्वारा उसको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया, जैसे कि टीसीएस आउटस्टैंडिंग ट्रेनी अवार्ड, फिर टीसीएस टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट फाइनलिस्ट, माने जो एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जितने भी टीसीएस में इंजीनियर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोर देन 2 लाख इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जावा सी सी प्लस प्लस में लगातार 2 साल तक ही वाज द फाइनलिस्ट। Then he was awarded with TCS Applause Award for going beyond the call of duty, TCS Best Technical Faculty Award, and so on so forth. ये व्यक्ति जब यंग मैन, इसको ऐसा लग रहा था कि he was missing his student life, उसको अपने पढ़ाई के दिनों को मिस कर रहा था अपने एम्प्लॉयमेंट के डेज में। तो उसने क्या किया कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव एमबीए में उसने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एनरोल किया और पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ साथ निर्मा यूनिवर्सिटी से एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा किया एमबीए में और ऑपरेशन, वहां पे भी गोल्ड मेडलिस्ट। सब कुछ जीवन में एक फेरी टेल जैसा चल रहा था, राइट साथियों? मगर फिर एक कहानी में एक ट्विस्ट आया। वो कहते हैं ना कि कोई भी मूवी में वो तभी ब्लॉकबस्टर में हिट होती है जब उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कहानी में कुछ उथल पुथल होती है। तो इस कहानी में भी कुछ एक जोरदार एक उथल पुथल हुई। एक रात को वो यंग आदमी अपने वॉशरूम से बाहर आ रहा था एंड ही सडनली फेल डाउन लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स। He was not able to get up on his feet. He tried again and again. न्यूरोसर्जन्स ने ये कंफर्म किया कि उसको सीवियर पैरालिटिक अटैक है, सबसे सीवियर जो होता है ग्रेड 5, वेस्ट डाउन माने नाभि से नीचे। But this was not all. A bigger shock was coming his way to smash him. जब उसका एमआरआई स्कैन हुआ, सीटी स्कैन हुआ, तो पता चला कि उसके पूरे स्पाइन में माने कि करोड़रज्जु में ट्यूमर्स थे। एंड दिस वाज द कैंसर ऑफ लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स लोगों ने ये पाया कि उसका ये कैंसर शरीर के कई सारे अंगों में फैल चुका था, उसके इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, लिवर में, पैंक्रियास में। बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट ने केवल 5 से 6 हफ्ते का समय दिया। But this young man decided to fight till the last breath, to gather all his inner strength. And एक समय ऐसा भी आया कि अगले दिन उसका बर्थडे था। तो डॉक्टर्स लोग को ये डर था कि शायद ये उसके जीवन का अंतिम जन्मदिन है, तो क्यों नहीं वो इसको अपने फैमिली के साथ घर पे मनाए और उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए आए। पहले तो वो रिलक्टेंट थे, ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, पर उस यंग मैन की जो स्पिरिट थी, उसका विल पावर देख के वो लोग मान गए। और उस हीरो ने, उस चैंपियन ने बोला कि मैं मेरा ट्रीटमेंट अपने बर्थडे के दिन ही स्टार्ट करूंगा, और इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है। 10 महीने तक उसकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन और फिजियोथेरेपी चलती रही, मोर देन 10 मंथ्स एक्चुअली। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि पूरे हॉस्पिटल में सेलिब्रेशंस हो रहे थे। The joy of his parents had no bounds, and even the eyes of the young man were full of dreams. वो वापस सपने देख रहा था कि वापस उसके अपने आईटी करियर को ज्वाइन करेगा। He'll be back into his corporate career. But then the struggles of this young man were not over. उसके जीवन में एक अग्नि परीक्षा बाकी थी। उस ऊपर वाले डायरेक्टर ने फिर से एक काल का चक्र ऐसा घुमाया
कि जैसे कि उसके पूरे परिवार के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। आई डॉक्टर्स ने उनको बताया कि अगले कुछ समय में उनकी आंखों की दृष्टि पूरी तरीके से जाने वाली है, क्योंकि उनकी आंखों की नस में कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है। आप लोग सोच ही सकते हैं कि उस समय उसकी क्या मनोदशा होगी, उसकी, उसके परिवार की। That young guy was financially, emotionally exhausted after fighting last stage cancer. He started slipping into deep despair, क्योंकि उसके पूरे फ्यूचर में उसको पूरी अनसर्टेनिटी दिख रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। My dear friends, that cancer winner is right now speaking in front of you, and I am here to share with you how I turned my setbacks into a so-called success story. What is my secret formula, which is based on those three inner fires of the mind, using which I have turned into this, I metamorphed myself actually. और ये ट्रांजिशन कैसे संभव हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी क्लू नहीं था कि वो अपने लाइवलीहुड माने अपना जीवन कैसे चलाएगा, और how, what will be the source of earning in his life, what will be his job, what will be his career, everything was gone. And from that point of time he has reached to that position कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है, वो भी किस कैटेगरी में? बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री। So friends, are you all ready to listen my secret formula of inner fires? You can just clap if your mic is on. Yes, thank you so much. So my first inner fire, which I'm going to talk about, is the fire of passion. And it manifests itself by the spirit of going on and on and on with grit and determination. वो ड्यूरासेल बैटरी का एडवर्टाइजमेंट याद है ना, कि भाई ये तो ऑन एंड ऑन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, something like that. I lost my eyesight gradually over a period of 3 months. It was not a sudden thing. 3 महीने का वो जो समय था वो मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि हर रात को मैं रात को सो नहीं पाता था। I used to have sleepless nights, but I was not sure कि मैं अगले दिन का सुबह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, सुबह का उजाला। I wanted to look into the loving eyes of my mother because I knew my time was running out. मुझे पता नहीं था कि कब मैं अंतिम बार अपने माता पिता और अपने स्वजनों को देख पाऊंगा अपनी आंखों से। I wanted to forever hold into my mind's eye the images of my nephew and nieces, for I was horrified that I will never be able to see how beautiful they grow up to be. आप लोग सोच ही सकते हैं कि वो 3 महीनों के समय एक एक पल मेरा कैसा बीत रहा होगा। I was completely shattered. और ऐसे समय में मैं अपना टूथपेस्ट, छोटी छोटी चीजें भी धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को धुंधला दिखने लगा था, मैं अपना काम, छोटे छोटे जो डेली चोर्स होते हैं वो भी अपने आप नहीं कर पा रहा था इंडिपेंडेंटली। टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाने में भी मुझे मुश्किल होती थी। एंड मुझे सबसे ज्यादा क्या बात पिंच कर रही थी कि आई डिड नॉट वांट टू बी अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन माय पेरेंट्स इन माय प्राइम यूथ, एंड आई वाज गेटिंग क्रश्ड। जो मेरे जीवन में परिस्थितियां थी, सर्कमस्टेंसेस थी उस समय, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो मुझे विवश कर दे अपने जीवन को गिव अप करने पे। और एक ऐसा भी समय आ गया था कि आई ऑलमोस्ट गिव अप ऑन माय लाइफ। आई वाज रियली रिजेंटिंग माय लाइफ, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग।
I remembered how a soldier is on the battlefield when he is injured. एक योद्धा जब गिरता है, वो उसको कुछ चोटें लगती हैं, वो घायल होता है, तो उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है एक योद्धा को, एक सैनिक को, एक जवान को, कि टू फॉल फॉरवर्ड सो दैट ही कैन क्विकली गेट अप ऑन हिज फीट. So I also realized that the universe has given me a second chance. ब्रह्मांड ने मुझे लास्ट स्टेज कैंसर से, टर्मिनल केस से वापस निकाला है, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सोचा होगा उसने मेरे बारे में. So then I started my life afresh, literally with a clean slate in my hand. क्योंकि मुझे अपनी वर्णमाला और अल्फाबेट्स माने क ख ग ABCD सब कुछ एक नए सिरे से दोबारा सीखना पड़ा, ब्रेल स्क्रिप्ट में. साथियों, ब्रेल स्क्रिप्ट एक ऐसी पद्धति होती है, शायद से आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, मगर फिर भी मैं 1 मिनट लेके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये ब्रेल स्क्रिप्ट कितनी चुनौती भरा एक माध्यम है लिखने और पढ़ने के लिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति के लिए. इनके लिए जो कागज होता है वो कोरा कागज होता है, और जो लिखने का माध्यम है, जो राइटिंग मीडियम है, वो एक पेन या पेंसिल नहीं होती है, उसकी जगह पे एक नीडल होती है, एक सुई जैसा होता है, उससे हम कागज में होल्स प्रिक करते हैं. और वो होल्स प्रिक करने के लिए एक पैटर्न होता है 6 डॉट्स का. कोई भी कैरेक्टर है इंग्लिश का या हिंदी का, उसको एक 6 डॉट्स का कैरेक्टर का एक पैटर्न होता है, वो पूरा उसको वो पैटर्न याद करने पड़ते हैं और उस तरीके से उसको प्रिक करना होता है होल. ये तो तरीका होता है लिखने के लिए. और जब उसको पढ़ना होता है तो उसको उस कागज को उल्टा करके, जो उस कागज में उभार आते हैं, जो इरप्शंस होते हैं, उस पे अपनी उंगली फेरनी होती है. तो आप सोच सकते हैं कि जब वो प्रिक कर रहा है तो वो लेफ्ट टू राइट प्रिक करता है, और जब वो कागज रिवर्स करता है तो वो मिरर इमेज हो जाती है राइट टू लेफ्ट. तो उसको अपने माइंड में हर एक कैरेक्टर का जो पैटर्न है, उसकी रिवर्स इमेज और फॉरवर्ड इमेज दोनों को अपने माइंड में, उसको लिखते समय फॉरवर्ड इमेज और पढ़ते समय रिवर्स इमेज. कैन यू इमेजिन द चैलेंजेस, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज? मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मानता था, पर जब ये लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़ी, तब मुझे दिन में तारे नजर आ रहे थे. मतलब इट इज सो डिफिकल्ट. इसमें और भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं, डॉट्स बना रहे हैं, पैटर्न्स बना रहे, प्रिक कर रहे नीडल से, और अचानक से आपने कुछ गलती से एक कोई नीडल गलत जगह पे प्रिक कर दी, दैट्स इट, देयर इज नो इरेजर. आपके पास कोई इरेजर नहीं होता है कि आप इरेज करें. और सपोज आप कोई पढ़ रहे हैं, कोई ब्रेल बुक पढ़ रहे हैं, एक कागज पढ़ रहे हैं, और आपको कोई फोन आ गया या आपको कोई छींक खांसी आ गई, आपको बाई चांस अपनी उंगली हटानी पड़ी कागज पे से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस वर्ड पे छोड़ा है. आपको वापस पेज के बिगनिंग में से वापस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, तब जाके आपको पता चलेगा हाँ ये इस वर्ड तक मैंने पढ़ा था, और फिर आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. एंड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस in reading Braille script. But I moved on. I did not stop. With the inner fire of passion, I installed specialized screen reader softwares in my smartphone and in my laptop. And these softwares allowed me to use my gadgets to a great extent. And then there was no looking back. उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और बिना किसी कोचिंग क्लास के, और मेरे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए भी 2014 में, एक ही साल में, मैंने कई सारे बैंकिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए, जैसे कि SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRBs ग्रामीण बैंक का, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लास 3 पोजीशन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड, UPSC सिविल सर्विसेज. आई लॉस्ट द इंटरव्यू कॉल जस्ट बाय 13 मार्क्स. इट्स अ वेरी थिन मार्जिन, 13 नंबरों से.
तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए with my inner fire of passion. और कहते हैं ना कि अगर ये इनर फायर ना हो पैशन की, तो व्यक्ति क्या है कि एक किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, तो वहां पे जाके वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है और वो रुक जाता है. He starts bloating in that, like, that success. But that is not the true success. The true success is that you keep your inner fire of passion ignited all the time. And that's what I did. आप लोग को साथियों बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जब आरबीआई में ज्वाइन करने के बाद जो 3.5 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, काफी कठिन ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग होती है 3.5 महीने की, उसमें रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा मुझे ट्रेनी विद द आउटस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, पूरे बैच में बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड से फिर से नवाजा गया. मतलब कहते हैं हिस्ट्री रिपीट हुई. जो पहले मुझे टीसीएस ज्वाइन करते समय जिस अवार्ड से, बेस्ट ट्रेनी के अवार्ड से, सिमिलर काइंड ऑफ अवार्ड मुझे आरबीआई में भी मिला. फिर मैं वहां पे भी नहीं रुका. When I got posted as a manager, I became the first 100% blind manager who was posted in RBI Gujarat. In the history of entire RBI Gujarat, I became the first blind person to be posted, to be appointed in any position actually, whether it was class 4, class 3 or class 1 officer. आरबीआई की गुजरात की हिस्ट्री में कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति को अपॉइंटमेंट नहीं मिला था. एंड आई बिकेम द फर्स्ट, एंड दैट टू एज ए क्लास 1 ऑफिसर. उसके बाद 2015 में और 2016 में मैंने बैंकिंग रिलेटेड जो बेंचमार्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होते, इसको बेंचमार्क सर्टिफिकेशन एग्जाम कहते हैं, JAIIB और CAIB. जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में भविष्य में जाएंगे उनको पता चलेगा. ये बहुत ही कठिन परीक्षाएं मानी जाती हैं. इनको भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्टिंक्शन के साथ क्रैक किया 2015 और 16 में. 2017 में मैंने फिर से एक इतिहास रचा कि मैं पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा ब्लाइंड व्यक्ति बना, पूरे वर्ल्ड का, जिसने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन DC, एक सर्टिफिकेशन कोर्स कंडक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग में. उसको कंप्लीट करने वाला सक्सेसफुली 93% से मैंने कंप्लीट किया. वो पहला व्यक्ति बना पूरे वर्ल्ड का. साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबतें या रुकावटें आए हमारे मार्ग में, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. वो एक माउंटेन स्प्रिंग होती है ना, जो नदी पे से गिरती हुई जो एक नदी होती है, उसमें कितनी ऊर्जा होती है. So it goes over the rocks or it goes through them, but it makes sure that it goes on and on, right? So that is what is all about the first inner fire of passion. Coming to my second inner fire, that is of dispassion. You must all be surprised कि पहली फायर पैशन की है तो दूसरी इनर फायर डिस्पैशन की. Yes, dispassion is the foundation of all other fires. Dispassion is actually rejoicing in your own company. हम अपनी खुद की संगति को में जब आनंद विभोर हो जाएं, उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि वो डिस्पैशन है. Dispassion makes you so centered that nothing can shake you. Even when you are caught up in storms and tempests of your life, बड़े बड़े तूफान आपके जीवन में आ जाएं तो भी आप स्थिर रहते हैं, अगर आपको डिस्पैशन में आप थोड़ा थोड़ा समय इन्वेस्ट करें. और मैंने भी वही किया. मैं एक सौभाग्यशाली हूं कि कई वर्षों से मैं अपने जीवन में प्रत्येक दिन थोड़ा समय निकालता था टू डाइव डीप इनसाइड मी. जैसे इनर फायर ऑफ पैशन क्या कहती है? गो ऑन इन द आउटर वर्ल्ड विथ पैशन. सो द इनर फायर ऑफ डिस्पैशन क्या कहता है कि गो विद इन. आप अपने अंतर्मुखी हो जाइए. अपने दिनचर्या में 24 घंटे में थोड़ा समय आप निकालिए अंतर्मुखी होने के लिए.
और अपने खुद के इनर कॉस्मोस में, अपने अंतर जगत में आप खो जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। और इसको एक्सप्लोर करने के कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, चैंटिंग। आप लोग जानते हैं साथियों, जब मैं हॉस्पिटल बेड पे पैरालाइज लेटा हुआ था, तो भी मैं मेरा ये जो इनर फायर ऑफ डिस्पैशन है, इसको मैंने छोड़ा नहीं था। और मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता था, योगिक ब्रीदिंग, प्राणायाम, और एक इनर डायलॉग मेरे आध्यात्मिक गुरु के साथ मेरा निरंतर चलता रहता था, और उससे मुझे बल मिलता था। आपको पता है कि ये जो इनर फायर ऑफ डिस्पैशन है, इसमें हमें थोड़ा ही समय देना होता है दिन में, आधे घंटे, 1 घंटे, पर इसका जो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ROI, it is phenomenal. It is a phenomenal jump in the inner strength, in your willpower, and it is worth everything. This inner fire of dispassion cannot be learned by watching YouTube channels, or it cannot be learned by reading books. For this, you need a company of an enlightened master. So moving on, I was fortunate, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड का मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, और बाद में जो समर वेकेशन थे, उस समय मुझे ये अवसर मिला था कि मैं सुदर्शन क्रिया सीखा, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के एक प्रोग्राम के माध्यम से। पर आप लोग कोई ना कोई माध्यम चुनिए और इसमें डिस्पैशन के फायर को अवश्य प्रज्वलित रखिए जीवन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर नॉट मेनी पीपल हु टॉक अबाउट इट। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सूर्योदय से पहले जगना, ये सब हमारे इनर फायर ऑफ डिस्पैशन को हमें इतना स्ट्रांग बना देता है अंतर, कि हम कोई भी जीव, हमारे को जब पैशन के लिए, जब हम बहुत पैशनेट होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, और जब मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आती, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और ये जब हम डिस्पैशन में आते हैं, तो हम उस फ्रस्ट्रेशन से, उस अग्नि में जलने से बच जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की अग्नि से, वो डिप्रेशन की, निराशा की अग्नि से। कई बार क्या होता है कि हमारा लक्ष्य बहुत दुर्गम होता है, बहुत दूर होती है हमारी मंजिल, तो यात्रा बहुत कठिन होती है। उस कठिन यात्रा में हम बहुत देर तक पैशनेट नहीं रह सकते हैं, हमारी, कहते हैं ना, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जब हम ये इनर फायर ऑफ डिस्पैशन, जब हम इनर ब्यूटी, जो कहते हैं ना, इनर कॉस्मोस में जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस समय हमारी वो बैटरी रिचार्ज हो जाती है साथियों। और अंत में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे जो फॉर्मूला का जो तीसरी इनर फायर है हमारे एटीट्यूड की, इट इज कॉल्ड द इनर फायर ऑफ कंपैशन। हमारे जीवन में पैशन भी हो, डिस्पैशन भी हो, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे सब कुछ करने के बाद भी हमें जीवन में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और जानते हैं साथियों, इसके लिए हमें, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन, मतलब भगवान की कृपा, वो हमें जीवन में जरूर, हमें एक we need to be eligible to receive the blessings of the supreme power. We need to be connected with the universe. And what is the best way to achieve that? जैसे कि वो जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो दिव्य सत्ता है, वो इतने जेनरसली अपनी कृपा सबको देता है, राइट? ऐसे ही हमें भी कुछ, जैसी भी हमारी स्थिति हो, भले ही हम दिव्यांग हो, भले ही हम निर्धन हो, हम कैसे भी स्थिति में हो, हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम अपने चारों तरफ अपने लोगों के जीवन को में कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपनी जैसा भी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से। ये एक एटीट्यूड, एक इनर फायर होनी चाहिए कि वी वांट टू ब्रिंग अ डिफरेंस, अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड। एंड दैट इज हाउ, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होते हैं मिरेकल्स। जो असंभव है, वैसे वैसे टारगेट्स भी आप अचीव कर सकते हैं। और फिर पूरा, कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगता है। आपके अंदर से फिर एक ऐसा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाता है, आप धन्यवादी हो जाते हैं। मैं मेरे लाइफ की बात करूं,
तो मैं अपने आप को इतना धन्यभागी मानता हूँ कि वाह, मेरे जीवन में, एक ही जीवन में मुझे 2 लाइफ एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला, भगवान ने दिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। नॉट एवरीवन गेट्स दिस चांस। अभी मेरी आंखों की दृष्टि जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ बाकी बाहरी लोगों के पेन्स के बारे में, लोगों के जो तकलीफें हैं, जो लोगों की पीड़ा है, उसके बारे में मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ। और अपने आप को मैं बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि अब मैं बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स, पूरे देश में नहीं बल्कि यूएसए, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में, आई एम एबल टू रीच आउट टू देम एंड गिव माई ओन एग्जाम्पल that fighting cancer is more of a mental game. And I also tell people that pain is inevitable, but suffering is definitely optional. I'm able to, I feel lucky कि मैं बहुत सारे पैरालाइज्ड और बेड रिडन लोगों को भी इंस्पायर कर पाता हूँ कि वो हर एक स्थिति में अपने मन को हैप्पी रख सकें, नो मैटर व्हाट। आई ऑल्सो फील वेरी लकी कि मैं बहुत सारे युवाओं को अपना इंस्पायर कर पाता हूँ कि वो अपना पूरा जो पोटेंशियल है उसको अनलीश कर सके, राइट। वो अपने आप को लिमिटेशंस में ना बांधे, ये इनर फायर को यूज करें। कंपैशन, डिस्पैशन और पैशन, इन तीनों का संतुलन लाएं अपने जीवन में। अंत में मैं साथियों यही कहना चाहूंगा कि इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पैशन हमारे जीवन में मेन कोर्स के जैसे होता है, भोजन के जैसे, और डिस्पैशन है वो हमारे जीवन में, मैं ऐसा कहूंगा कि वो स्वीट डिश या एपेटाइजर के जैसे होता है। एपेटाइजर हमें मेन कोर्स के पहले खाना होता है और स्वीट डिश या डिजर्ट्स हैं वो हमें मेन कोर्स के बाद में खाना होता है। तो जो हमारा मेन कोर्स है माने पैशन, दिन में हम दिन भर अगर हम पूरे पैशन के साथ काम में, प्रवृत्ति में उतर जाएं और अपने आप को झोंक दें अपने पूरे तन मन से, धन से, पर उसके पहले और उसके बाद में, दिन के शुरुआत में और दिन के अंत में थोड़ा सा डिस्पैशन माने एपेटाइजर और थोड़ा सा डिजर्ट, स्वीट डिश जरूरी है। आधे घंटे 15 मिनट का थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा डिस्पैशन, दिन भर का पैशन और लास्ट में फिर से डिस्पैशन। और हाँ, कंपैशन को नहीं भूलना है, वरना जीवन में हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स को कभी अचीव नहीं कर सकते। अगर हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स करना है तो वी नीड टू हैव अ कंपैशनेट व्यू फॉर एवरीवन अराउंड अस, स्ट्रेंजर्स के लिए भी, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, और सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से। और इसी के साथ मैं आप सब लोग के सामने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन प्रस्तुत करूंगा। हालांकि इसका कुछ अंश जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनके विचार हैं। उनके मतानुसार real success, true success is one when you have a smile which is undying. एक ऐसी स्माइल आपके चेहरे पे जो कोई भी परिस्थिति छीन ना सके। और इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि सक्सेस इज समथिंग when you have a faith which is unshakable, when you have a self confidence, एक ऐसा आत्मविश्वास which cannot be punctured, when you have an equanimity of mind which cannot be broken, when you have a willpower which is uncrushable. So this is the real definition of a successful man. Bless you all, my young friends. I really bless you from my heart that you become really successful and live an amazing life. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अब आप लोग को निराली को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो मेरा YouTube वीडियो एक बार प्ले करेंगे 4 मिनट का। I will do that. It's with me. I will do that. Thank you so much, sir. और आइए अब आप
ये क्यों नहीं आगे लिए? बड़ा क्यों दे, छोटा नहीं हो गया? आपको मिलवाते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में कि आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, आप थोड़े हताश हो जाते हैं और उस समय आपकी आंतरिक शक्ति, कह सकते हैं इनर स्ट्रेंथ, बिल्कुल, और निराशा से उबर कर जिंदगी में जीत हासिल करना ही सुरेश स्ट्रॉबेरी शेक कीजिए। यही विजेता का असली चरित्र है। और एक ऐसा ही चरित्र भूपेंद्र त्रिपाठी ने। आप इनकी कहानी देखिए और इनसे प्रेरित होइए। ये है गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 37 साल के भूपेंद्र त्रिपाठी, जो RBI में मैनेजर है। लेकिन ये जगह पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज रहे भूपेंद्र पहले एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे थे कि एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। इसी दौरान पैरालिसिस ने भी उन्हें घेर लिया और वो आंशिक पक्षाघात का शिकार हो गए। जिंदगी थम सी गई। नॉट ओनली कैंसर, पूरा पैरालिसिस जो ग्रेड 4 का था, ये पैर की अंगुली भी नहीं हिला पाते थे। आज दौड़ते हैं। अरावली हिल्स में ये ट्रैकिंग इतना कठिन है, ट्रैकिंग 6.5 किलोमीटर का, उसमें पहले प्लान की है। कैंसर से हार नहीं मानते हुए उन्होंने इलाज शुरू किया। उसके बाद धीरे-धीरे पैरालिसिस को मात दी। लेकिन इस सब के बीच भूपेंद्र ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। हिम्मत से हर मुश्किल का सामना कर रहे भूपेंद्र के सामने अंधेरा था, लेकिन फिर भी घुटने न टेकते हुए उन्होंने ब्रेल सीखना शुरू किया और एक नए सफर के लिए निकल पड़े। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 3 साल का म्यूजिक का कोर्स उन्होंने केवल 8 महीने में पूरा किया, और जो ब्रेल मैं खुद सीखा था 6 महीने में, वो उन्होंने 1.5 महीने में पूरा कर दिया। भूपेंद्र ने इंटरनेट की मदद से कई किताबें पढ़ी और गवर्नमेंट की परीक्षाएं दी। वे सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मुझसे बोलता था कि दीदी आप मेरे हाथ पे वो बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पाती थी कि मैं उसको ग्राफ कैसे समझाऊं। तो उसने मुझे, फिर मैं उसके हाथ पे ग्राफ ड्रॉ करती थी, फिर पूरा समझाती थी। देन ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड। आज भूपेंद्र ने न केवल जीवन में एक मुकाम हासिल किया है, बल्कि कई जगहों पर मोटिवेशनल टॉक भी देते हैं। भूपेंद्र नियमित योग करते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स और ट्रैक्स पर जाते हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। इन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पेशेंट कौन है? तो बोले कि आप, और कौन? बोले नहीं मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ। मैं जो, आप मुझे हीरो बोल सकते हैं, मास्टर बोल सकते हैं, फाइटर बोल सकते हैं, चैंप बोल सकते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं बोल सकते। इनका कभी हार ना मानने का ये जज्बा हमें प्रेरणा देता है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती और कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिस पर विजय ना पाई जा सके। गुड न्यूज इंडिया के लिए गांधीनगर से मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज।